आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूँ सना तारा नकवी। मैं मौजूद हूँ इस वक्त एक ऐसी सिंफ नाजुक के साथ जिसके शौक ने उसके हाथों की साख तक बदल कर रख दी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की पहली ढोलची हुरिया असमत के मुतालिक, जिनकी ढोल की गूंज उस मुआशरे में गूंज रही है जहाँ पे औरत का अपने हकूक़ के लिए आवाज़ तक उठाना भी मायूब समझा जाता है। हुरिया बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपने फ़न का मुज़ाहरा कर चुकी हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं उनके मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू, मैं भी ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। You're always हुरिया, welcome. मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, मतलब किस तरह ख्याल आया कि आपको ढोल बजाना चाहिए? यार ये एक एक्सीडेंटली सीन है जो मेरी लाइफ में आया था, जो ढोल था। मैंने बिल्कुल भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाऊंगी या मैं म्यूज़िक की फील्ड में जाऊंगी, और ना ही कोई ऐसा शौक़ था। या तो होता है ना आपको गाने का शौक़ है या गिटार बजाने का शौक़ है या कुछ भी ऐसा जैसा कुछ नहीं था। बस ढोल से एक एफिलिएशन थी, लेकिन वो भी इस कदर नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा ढोल सुनती थी या मुझे ढोल के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन थी। ऐसा नहीं था। बीइंग अ पंजाबी, आपको पता है हम लोग एफिलिएटेड हैं ढोल के साथ, और कहीं दूर ढोल बज रहा होता है तो दिल में भंगड़े आ रहे होते हैं और इस तरह। बस वो एक्सीडेंटली मेरी लाइफ में कुछ ऐसा आया कि वो फिर उसके अंदर पता नहीं क्या एक इश्क लग गया उससे, या ढोल के अंदर कुछ ऐसा, उसकी हिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी बात थी कि मैं उसको उसकी रिसर्च में ही ऐसा घुसी कि वो मैं आज ढोल वाली बन गई, और मुझे नहीं पता चला कि ये 10 इयर्स किस तरह से गुजरे। इस शौक़ के पैदा होने के बाद ढोल की तरबियत कहाँ से हासिल की? मैंने फिर बाकायदा शागिर्दी ली गूंगा साईं जी से, वर्ल्ड फेमस नंबर 1 ढोल प्लेयर हैं। फिर वो गूंगा साईं जी मुझे दरबार पे मुझे किसी ने बोला कि सूफ़ी नाइट होती है लाहौर में, शाहजमाल सरकार पे एवरी थर्सडे ढोल बजता है। फिर मैं उस टाइम नहीं पता था कि उनका नाम गूंगा साईं, और मैं उनको ढूंढने जा रही हूँ, लेकिन टॉप नॉच ढोल वालों को ढूंढने के लिए फिर मैं शाहजमाल सरकार पे सूफ़ी नाइट अटेंड करने के लिए गई। वहाँ पे गूंगा साईं जी से मुलाकात हुई और फिर वो सिलसिला चल पड़ा, और फिर उनकी बाकायदा शागिर्दी ली। और फिर जैसे वो ड्यूटीज़ करते थे और दरबारों पे ढोल बजता था, मेलों पे ढोल बजता था, उन चीज़ों का नहीं पता था ऑब्वियसली। फिर वो उनके साथ करना शुरू कर दी, और बिल्कुल जैसे फिर उन्होंने किया वैसे ही बस फिर चल पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा नाम है गूंगा साईं का, तो आपने उनको एज अ टीचर, एक उस्ताद के तौर पर कैसा पाया? मुझे कभी फील नहीं हुआ एक्चुअली कि वो मेरे टीचर हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे उनका अपना बच्चा होता है उस तरह से उन्होंने मुझे जो है ना वो मेरी टेक केयर करना शुरू, और शायद उनकी मोहब्बत थी जो मैं आज तक ढोल बजा रही हूँ। क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी है कि मेरा बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से जो है ना वो दिल उठ जाता है कि बस ठीक है इतना काफ़ी। और जितना मुश्किल काम था तो ऑब्वियसली मैं उसको बिल्कुल भी कंटिन्यू ना करती। मेरे टीचर ने मुझे मोहब्बत इतनी की, वो बच्चों की तरह मुझे हाथों से खिलाया करते थे। जब वो मुझे लेसन देते थे उनको पता था कि ये बिल्कुल म्यूज़िक की बंदी नहीं है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, इसको किस तरह से सिखाना है। उनका जो सिखाने का तरीका था वो मेरे अंदर उतर गया। मुझे आज भी याद है, वो मुझे लेसन देते थे, मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही होती थी और साथ साथ मेरे मुंह के अंदर वो निवाले डाल रहे होते थे, मुझे खिला रहे होते थे, और बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने मेरी टेक केयर की। ऐसे हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे पीछे किया होता था, और इतना बड़ा क्राउड है और हम उसके अंदर से गुजर रहे होते थे, और उन्होंने ऐसे मुझे अपने पीछे छुपाया होता था और वो मुझे लेके क्राउड के अंदर से जा रहे होते थे। तो वो उनकी मोहब्बत ने आज तक मुझे यहाँ पर पहुँचाया है। सही। और किन किन मुल्कों में अब तक परफॉर्म कर चुकी मैंने हैं? काफ़ी कंट्रीज़ में, सबसे जो अच्छा मुझे लगता है बताना वो मुझे चाइना लगता है, बिकॉज वो मेरा करियर का फर्स्ट टूर ही था और वो मेरे टीचर्स के साथ था। सही। और वो मुझे कहते होते थे कि तू जब सीख लेगी तो फिर हम जहाज़ पे जाएंगे, घूमेंगे, मतलब कि हम फिर इंटरनेशनल टूर्स करेंगे जब तू सीख लेगी। तो वो उनके साथ वन एंड ओनली वो एक टूर था जो मुझे, मतलब हिस्ट्री में वो लिखा जाएगा, वो मुझे कभी भी नहीं भूलता। जिस तरह से वो मुझे मेलों के ऊपर लेके जाते थे, उसी तरह से वो मुझे फिर चाइना लेके गए हुए थे और बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे और बता रहे थे ऐसे ढोल रखो, यूं करो। ढोल तो आप सुन के भी सीख लेते हैं, जब आप एक काम करने लग जाते हैं तो आपको उसको पता चल जाता है। उन्होंने मुझे छोटे छोटे टिप्स दी कि किस तरह से खड़े होना है, किस तरह से शुरू कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है,
पहनना है तो इस तरह पहनोगी तो नहीं थकोगी, इस तरह बजाओगी तो नहीं थकोगी, ये ऊपर की लय की दिहाई है, इसमें जान कैसे लगानी है। मतलब एक होता है ना, अब पहले पहले क्या होता था, जब हम लय ऊपर लेके जाते थे तो मैं अपनी पूरी बॉडी को स्टिफ कर लेती थी कि जी बहुत जान लग रही है, तो वो फिर मुझे ना ट्रिक्स बताते थे। अच्छा ये बताइएगा कि कितनी धुनें आप बजा लेती हैं, कितनी? यार देखें, कितनी बजा लेती हैं तो ये तो बिल्कुल ही सवाल नहीं पैदा हो सकता, बिकॉज ढोल या फिर म्यूजिक, आप टोटल अगर म्यूजिक की भी बात कर लें तो ये इतनी वास्ट फील्ड है कि आप मरते दम तक भी इसको सीखते रहेंगे तो ये खत्म नहीं होगा, और बैठे बैठे रोज कोई एक नई दिहाई जो है वो बन जाती है। तो बीट्स तो अनलिमिटेड है, आप खाली 4 में रहे। अभी तो मैं क्लासिकल भी सीख रही हूँ, मुझे 6 साल हो गए क्लासिकल भी सीखते हुए, लेकिन क्लासिकल के अलावा भी आप अगर 4x4 में रहें तो इतनी दुनिया है उसके अंदर कि वो खत्म ही नहीं होती। तो मैं आपको यहाँ से भी शुरू हूँ तो ये भी हाथ खत्म हो जाएगा और मैं आपको काउंट ही नहीं बता सकती कि वो कितना है। एक बड़ी ज़रूरी एक बात, एक बड़ा ऐसा सवाल जो हम अपने नाज़रीन को, मतलब मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं भी कि बीइंग अ गर्ल, इस पैशन को मतलब अपना प्रोफेशन में आपने जब इसको कन्वर्ट किया तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, या आपको क्या क्या मुश्किल? यार ऐसे मैंने अपने पैशन को प्रोफेशनली कन्वर्ट तो नहीं किया, वो खुद ही कन्वर्ट हो गया, मुझे समझ नहीं आई। बिकॉज जब मैंने प्ले करना शुरू किया था तो बिल्कुल किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं थी मेरे अलावा, और वो एकदम से मैं वायरल हो गई और वो मुझे मॉर्निंग शोज से कॉल्स आने लग गई, और फिर मुझे वो कॉन्सर्ट्स की कॉल्स आने लग गई, और ये कोई वीडियो के ऊपर मुझे नहीं आने लगी थी, ये सिर्फ एक फ़ोटो थी जो मैंने अपने प्राइवेट अकाउंट के ऊपर, वो मेरा उस टाइम पब्लिक अकाउंट भी नहीं था फेसबुक का जिसके ऊपर मैंने पोस्ट की थी, तो उससे मुझे कॉन्सर्ट्स आने लग गए थे। ऑब्वियसली देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उस टाइम पर जब जो वो वक्त था जब मैं प्ले कर रही थी, वो वाले क्वेश्चंस आज नहीं है, लेकिन एक वो नज़र में पता चल जाता है कि यार ये क्या सोच रहा है कि ये अच्छा मतलब कोई और प्रोफेशन हो तो जल्दी एक्सेप्टेड है। अभी भी आप देखें अब एरोनॉटिकल इंजीनियर है, अगर वो फीमेल एरोनॉटिकल इंजीनियर हो तो उसको लोग यूँ देखने लगते हैं, अच्छा तुम जहाज ठीक करती हो, इसी तरह मतलब टूल्स पकड़ के उससे, तो उनको एक वो आता है, हमारा मुआशरा कुछ इस तरह का है। लेकिन उस टाइम पर मेरे टीचर्स मेरे साथ थे तो इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन आपके बहुत सारे फ्रेंड्स जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, आपके फैमिली आपके क्लोज होती है, वो ऑब्वियसली क्वेश्चन करते हैं, लेकिन फिर वो एक वक्त आता है जब आप सब्र के साथ लगे रहते हो, डटे रहते हो, फिर एक वक्त आता है कि सब मान जाते हैं कि हाँ यार नहीं कुछ किया। और आर्ट वैसे ही यार, आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि आर्टिस्ट के ऊपर सवाल उठता ही उठता है। अच्छा इसी में मैं ये बात करूँगी कि आपने बात की कि कुछ डिफरेंट कुछ आर्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत तलब तो खैर होते हैं, लेकिन मुशक्क़त, जितना जिस्मानी मुशक्क़त की बात की जाए तो फिजिकली एफर्ट उसके ऊपर इतनी ज़्यादा जो है वो उस तरह से नहीं चाहिए होती। तो ढोल बजाना एक लड़की के लिए, उसको यूँ गले में डाल के और उसको पूरी एनर्जी के साथ, तो शुरू में डेफिनेटली आपको इसकी मुश्किल पेश आई होगी। ढोल इज ऑल अबाउट एनर्जी, आपकी फिजिकल जो उसमें एक्टिविटी है वो इसी तरह है जैसे आप जिम के अंदर जो है वो कसरत करें। और साईं जी कहते थे, पप्पू साईं जी, वो कहते थे कि जो ढोल वाला है ना वो एक पहलवान का काम है। ढोल बजाना एक पहलवान का काम है, और आपको पता है पहलवान खाड़े में किस तरह से कसरत करते हैं, किस तरह से अपनी टेक केयर करते हैं, क्या उनकी डाइट्स होती हैं, तो बिल्कुल ये वही काम है। तो ये स्टार्टिंग में तो हाँ मुझे अभी भी याद है कि मैं ढोल जब पहन के प्ले करती थी तो मैं उनको कहती थी नहीं मैं पहन के नहीं, मैं बैठ के बजा लेती हूँ, मैं कुर्सी रख के बजाती हूँ, मेरा कंधा थक जाता है। और फिर एक वो वक्त भी आया कि अब खाली भी ढोल पहना हो तो मतलब वो बॉडी को आदत हो गई अब तो उतने वेट की, लेकिन हर वक्त लकड़ी के साथ जूझते रहना, आपके गले में भी लकड़ी है, आपके हाथों में भी लकड़ी है, कभी हाथ जख्मी हुए हो, कभी क्या, हर वक्त, अच्छा एवरी टाइम। हाँ मैं अपने हाथ, मेरे हाथ इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि मैं पानी वाला बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकती, बिकॉज वो हाथ छिल के ना उसके ऊपर से स्किन जो है वो उसी तरह से सेंसिटिव हो गई हुई है, तो वो आप उसको थोड़ा सा कुछ और करें तो वो वहां से स्किन उतरने लग जाती है, हाथ गलने लग जाता है। प्लस फिर मेरी जो हड्डियां हैं उंगलियों की वो ही पोजीशन आ गई है। अब देखें ना 4-4 5-5 घंटे आपने एक ही काम करना है, फिर आप नहीं भी बजा रहे हैं तो आप बैठे भी कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तो उसमें भी आपने स्ट्राइकर्स हाथ में पकड़े हुए हैं। तो मेरा ये वाली उंगली मेरी ऐसे अंदर से यूं टेढ़ी हो गई हुई है, ये वाली उंगली मेरी यहाँ से ये देखें टेढ़ी हो गई हुई, ये पोजीशन करके यहाँ से मेरा अंगूठा अंदर चला गया हुआ है। ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आप मेरे टीचर्स के हाथ देखें तो आप कहेंगे ये कैसे है, मतलब उनके अंदर तो पूरी जगह बनी हुई है। गंगा साईं जी के तो यहाँ पे पूरे एक तीले की जगह बनी हुई थी कि उसके अंदर फिक्स हो जाता था।
तो हाथ कुछ और कर नहीं पाते अब। फैमिली और फ्रेंड्स कितने सपोर्टिव थे, मतलब कभी उनकी तरफ से ऐसा यार feel जब हुआ मैंने कि वो- स्टार्ट किया था ना उस टाइम में तो भाई और मामा ने हमेशा से हर चीज़ के अंदर सपोर्ट किया है, लेकिन जिनको मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ा वो मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज हैं। मेरे हस्बैंड ने ओपन आर्म्स के साथ मेरे आर्ट को जो है वो एक्सेप्ट किया, बिकॉज वो खुद भी एक बहुत अच्छे लिसनर हैं ढोल के, और वो मुझसे पुराने शाहजमाल पे ढोल सुनते थे और वो मुझसे ज़्यादा ढोल वालों को उनको इन्फॉर्मेशन थी ढोल वालों की। तो वो मेरी इन लॉज से मुझे जो है ना, मुझे उनको कन्विंस नहीं करना पड़ा और मुझे अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करवाना पड़ा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरी यहाँ पर एक जगह बननी चाहिए। वो मेरी मदर इन लॉ का सबसे बड़ा इसमें हाथ है कि उन्होंने ओपन आर्म्स के साथ मुझे एक्सेप्ट किया, और फिर अगर किसी ने नहीं किया फैमिली में तो उन्होंने करवाया उसको कि भाई दिस इज आर्ट, ये एक आर्ट है और इसको हमें बजाय इसको डीमोटिवेट करने के हमें इसको मोटिवेट करना चाहिए कि ये एक आर्ट करी है और एक इसका नाम है। और आई गेस ममा इज हियर, तो ममा के साथ और डिस्कस कर लेते हैं। ममा प्लीज जॉइन अस। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त के बहुत लिए। शुक्रिया अभी हमने आपका। आपकी बहुत सी तारीफें सुनी और आई होप कि हमारी सोसाइटी में अल्लाह ये ताला। चेंज इसी तरह आए कि ये रिश्ते जो हैं जिनको एक बिल्कुल नेगेटिव इमेज दे दिया गया है और उसमें एक चेंज आना चाहिए। तो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आपने किस तरह एक बिल्कुल डिफरेंट एक प्रोफेशन रखने वाली लड़की, एक पैशन जिसका बिल्कुल ही टोटली एक जो है वो मुनफरिद किस्म का शौक है, उसको आपने अपने बहू के तौर पे एक्सेप्ट किया, तो ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। थैंक यू जी, आपने हमारे को इतनी इज्जत दी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कि लेनी है, आपने देनी भी है, आपने बताया। लेकिन क्योंकि मैं खुद भी आर्ट लवर हूँ और थोड़ा कशफ चीज़ों में रखती हूँ, फिर मैंने ये सोचा कि अगर अपने दिल की बात बता रही हूँ जो सबको मैंने कन्विंस करने के लिए बताई कि अगर हम किसी और आर्टिस्ट के साथ जाके उनके साथ सेल्फी या ऑटोग्राफ ले सकते हैं, तो ये तो हमारे घर में आर्टिस्ट आ रहे बहुत हैं। खूब, बहुत खूब। तो ये पॉइंट मैंने अपने मियाँ के साथ भी रेज किया, अपनी फैमिली के साथ भी किया, और फिर मेरे मियाँ ने इसको अप्रिशिएट भी किया, समझ भी आ गई। तो शी इज़ द जेम, फर्स्ट फीमेल रोल प्लेयर ऑफ पाकिस्तान। अब जितनी भी आए वो कि हम फर्स्ट हैं, वी डोंट केयर एंड करना भी नहीं चाहिए अल्लाह ताला, लेकिन हमारी बहू ने, हमारी बहू बेटी ने पहली मतलब कि, और मैं इसको इसलिए भी अप्रिशिएट करती हूँ कि जब ये शादी होके आई तो इसने सिर्फ अपना काम नहीं संभाल किया, इसने किचन, इसने घर, इसने फैमिली, हम लोगों को भी हर रिश्ते को निभाया। सास ससुर को, मियाँ को अपने बच्चे को तो लेके हर कोई प्यार करता है ना, तो सास ससुर, देवर, जेठ, घर का, वो सब चीज़ों को इसने साथ लेके चली। तो दैट्स आई रियली एडमायर हर, और मैं इसको पसंद करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ममा इज द ओनली वन जो मुझे ये बात बोलती है कि नहीं देखो, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे बच्चे के अंदर आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, उसको बजाना आना वो आगे चाहिए। इसको ले परस्यू करे ना करे तो वो और बात है, लेकिन इसका आर्ट मेरे ख्याल में हमारी आगे जनरेशन में इंशाल्लाह चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप लोगों के बहुत वक्त देने शुक्रिया का। आपका। और जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे हुरिया असमत से, जिन्होंने ना सिर्फ अपने फ़न का लोहा मनवाया बल्कि उन ख़वातीन के लिए भी एक मैसेज है जो कि दुश्वार गुजार रास्तों पे सफ़र करने से घबराती हैं या परेशान होती हैं। तो कोई भी पेशा, कोई भी प्रोफेशन जो है वो खातून भी अपना सकती है अगर वो हिम्मत से, और तमाम जो तनकीद करने वाले लोग हैं उनको बिल्कुल जो है वो नज़रअंदाज करके चलती रही। बहुत शुक्रिया।